एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्ले 11th। तो मैं हूं यहाँ पे शगुन और आपको मैं पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री में हम थर्मोडायनेमिक्स पूरा कर चुके हैं, साथ में एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमने पूरा कर लिया है और हाइड्रोकार्बन्स भी पूरा कर लिया है। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक तो मेक श्योर आप इन लेक्चर्स को देख लेना। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिख के बोला था कि प्लीज स्टेट्स ऑफ मैटर करवा दीजिए जल्दी से, उनके एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर सबसे पहले करने वाले हैं। अगेन ये 2 पार्ट्स में होने वाला है। पार्ट नंबर 1 रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, और यहाँ पे थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और गैस लॉ के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो मेक श्योर आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो। ठीक है, छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा या फिर ऐसे कुछ चीजें आपको फील हो रही है या फिर कुछ भी है, छोटी सी चीज अगर आपको लिखनी है तो मेक श्योर वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें। ठीक है, और अपने आप को फ्री कर ले क्योंकि उसका सॉल्यूशन फिर हम ही आपको यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट नंबर 1 रहेगा। ये चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक चैप्टर है। आपने मैटर पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है। 3 तरीके के फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, उसी के ऊपर हमें यहाँ पे थोड़ी सी बातें करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा वो गैसेस के ऊपर रहेगा, गैसेस स्टेट के ऊपर रहेगा, जहाँ पे हमें रियल गैस और आइडियल गैस को इंडिविजुअली पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और स्टार्ट कर देते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले जितना आपको पता है उससे स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एक वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में, है ना। सॉलिड स्टेट में आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में वो आपके वाटर नेचुरल आपका स्टेट होता ही है वाटर का। और अगर गैसियस या वेपर के फेस में अगर हम बात करें तो क्लाउड में भी एग्जिस्ट करता है या स्टीम वगैरह में भी एग्जिस्ट करता है ना गैसियस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट से अगर लिक्विड स्टेट में जा रहा है उसे मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड में वापस आ रहे से फ्रीजिंग बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है उसे इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं, और इवेपोरेशन अगर मतलब उल्टा हो रहा हो, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो उसे कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाता है तो उसे सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, और वापस आता है तो इसे डिपोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। गैसियस से सॉलिड आता है तो उसे डिपोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपके अगर वाटर की बात करें तो क्योंकि वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसलिए वो तीनों स्टेट्स में इंटरकन्वर्टेबल होता है, बट सारी चीजें तो आपकी तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना, तो वही वाली बात है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक मैटर की डेफिनेशन पे चलेंगे हम मैटर की, और इन सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में क्यों और कैसे चीजें एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या आज की क्लास में हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। तो आज की क्लास का बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा कि मैटर क्या होता है, किन 3 तरीके के मैटर्स होते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर को अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट्स में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये डिफरेंट मैटर की स्टेट्स एग्जिस्ट करती है। तो आपके मैटर एंड इट्स टाइप पढ़ेंगे, कितने तरीके के इंट्रैक्शंस होते हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, और गैसेस लॉ को देखेंगे और इसमें आइडियल गैस इक्वेशन को हम बताएंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, और इसी में एक गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू है, उसके सारे आपकी वैल्यूज देखने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैटर की बात करते हैं। मैटर क्या होता है तो आपने बहुत ही बचपन से पढ़ा हुआ है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। अगर ये स्टाइलस है तो इसने कुछ स्पेस आपके ऑक्यूपाई कर रखा है, इसका मास भी है। ये बोर्ड है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इसका मास भी है। इनफैक्ट जो एयर है, एयर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, एयर के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स वो सारे भी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, वो भी एक मैटर है। सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। अब मैटर को फिजिकल स्टेट पे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है आपके तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आइस जो है वो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है। ठीक है, आपके लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है और आपके वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर वेपर के फॉर्म में या स्टीम के फॉर्म में। ठीक है, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम्स आर वेरी डिफरेंट। ये फिजिकल स्टेट तीनों ही बहुत ज्यादा अलग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन की, वो सेम रहती है। सिर्फ फिजिकल स्टेट यहाँ पे डिफरेंस होती है, बट केमिकल कॉम्पोजिशन वाटर के तो हम H2O ही बोलते हैं
कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है वाटर। तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है बट फिजिकल स्टेट डिफरेंस है। फिजिकल स्टेट डिफरेंस होने की वजह से वहां पे जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो भी डिफरेंट कर जाती है। रेट का मतलब स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन भी डिफर कर जाती है। हो सकता है आइस किसी केमिकल रिएक्शन में बहुत धीरे पार्टिसिपेट करे एज कंपेयर टू स्टीम। आपको पता है स्टीम में ज्यादा टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कई बार स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाती है। तो फिजिकल स्टेट अलग अलग होता है, तो उससे केमिकल रिएक्शन का रेट अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, और समझना पड़ेगा कि क्यों आपके जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके की इंटरैक्शंस होती हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस आप यहाँ पे बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनने की बात, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में हम क्या बोलते थे कि आपके जो एटम्स है या मॉलिक्यूल जो इस पीसेस को बना रहे हैं ये काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड है और अच्छे से इन्होंने पैकिंग कर रखी है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता था, यूजुअली सॉलिड होता था। जब हम क्लास 10th में लिक्विड को रिप्रेजेंट करते थे तो हम पार्टिकल्स को थोड़े से गैप पे दिखाते थे। यहाँ पे बिल्कुल चिपका के दिखाते थे, यहाँ पे गैप पे दिखाते थे। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसियस स्टेट में तो पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर हम दिखाते थे। ठीक है, तो इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस, जहां पे डिफरेंस आ रहा है 2 पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरैक्शंस हैं वो किस प्रकार की हैं उससे डिफरेंस आ रहा है। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन है। ठीक है, काफी ज्यादा इंटरैक्टेड है। लिक्विड के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा वीक है और गैसेस में तो इंटरैक्शंस बहुत ही वीक है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है। जब डिस्टेंस ज्यादा होता है 2 पार्टिकल्स के बीच में, डिस्टेंस ज्यादा होता है तो आपकी वीक इंटरैक्शंस होती है। ठीक है, इंटरैक्शंस क्या होंगी, वीक होंगी। अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो इंटरैक्शन स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो यही इंटरैक्शंस की हमें बातें करनी है। 2 तरीके की इंटरैक्शंस हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, एक पोलर इंटरैक्शंस होती है और एक नॉन पोलर इंटरैक्शंस होती है। क्लियर हो गया? पोलर इंटरैक्शंस क्या होती है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज योर पोलर इंटरैक्शंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक बार देख लो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस या फिर आयन डाइपोल इंटरैक्शंस। नॉन पोलर इंटरैक्शंस को हम आपके डिस्पर्जन फोर्सेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरैक्शंस भी बोलते हैं या फिर लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब हमें इनको इंडिविजुअली पढ़ना है, बट पहले वर्ड समझते हैं पोलैरिटी, कि पोलर वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, आपने सुना होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑपोजिट पोल्स होते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम बात करें मैग्नेट में, तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, कई बार पॉजिटिव नेगेटिव करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोलैरिटी का मतलब है ऑपोजिट नेचर की चीजें डेवलप होना। मतलब इस केस में हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव या फिर डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। किसी भी पार्टिकल मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जैसी चीजें डेवलप हो जाती है, तो मैं क्या बोलूंगी, उसके अंदर पोलैरिटी है। ठीक है, उसके अंदर पोलैरिटी है। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूँ H2 मॉलिक्यूल की, क्लियर है? H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड है और H2 मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान से सुनते जाना। H2 मॉलिक्यूल के अंदर ये कोवलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट इनको तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं।
जब ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, कोई भी आपके इसके ऊपर चार्जेस डेवलप नहीं होते, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर स्पीसीज। कोई भी चार्जेस डेवलप नहीं हुए, इसे बोलेंगे नॉन पोलर स्पीसीज। लेकिन अगर मैं बात करूं HF की, तो यहाँ पे HF में भी क्या होगा? HF में भी क्या होगा? HF में भी एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फ्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या, फ्लोरीन क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर कर देता है, और HF का बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। लेकिन जैसे H2 मॉलिक्यूल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट थे, इस केस में सेंटर में प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो आपने टर्म 1 में करा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्योरिसिटी इन द प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो फ्लोरीन क्या करता है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में होने चाहिए थे वो बीच में ना होके फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? फ्लोरीन के पास होंगे, फ्लोरीन के पास होंगे। अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स जाता है या जो खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इनसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। जब ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, इसी को मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो गई। स्पीसीज क्या है? पोलर है। पोलर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, या डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव चार्जेस का डेवलप होना, उसे हम पोलैरिटी बोलते हैं, पोलर स्पीसीज बोलते हैं। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इसे हमें डिस्कस करना है। और नॉन पोलर इंट्रैक्शन में हमें डिस्पर्जन फोर्सेस को डेवलप स्टडी करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करने वाले? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को स्टडी करने वाले। ठीक है, सो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, जैसे कि मैंने बोला, जहां पे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, तो अब HF के अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, सो बेसिकली डेफिनेशन क्या रहती है यहाँ पे आप देख सकते हो। सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट that leads to the formation of a dipole-dipole interaction in the molecule. ठीक है, ये polar interactions होती है। Now first of all let's understand the concept of dipole moment. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि H2 मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में रहेंगे। HF की बात करें तो वो फ्लोरीन के पास रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर HF में फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब यहाँ पे हम जब भी पोलैरिटी डेवलप इस तरीके से हो जाती है तो मैं क्या बोलूंगी? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी डेवलप हो गया, डाइपोल मोमेंट भी आपका डेवलप हो गया, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू आर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू आर, जो भी चार्ज डेवलप हुआ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका 2 एटम्स के बीच में, उसे डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, उसे हम उसका प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, एनीवेज हमें इतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट में जाना नहीं है, बट हमें एक चीज समझनी है कि डाइपोल मोमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल हेडेड एरो की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करा है। फ्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन करे तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? एक ये रहेगी। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से डाइपोल मोमेंट आपका क्रिएट हो जाता है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? और ये किस डायरेक्शन में होता है? वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा, मैग्नीट्यूड आप इससे निकाल सकते हो, बट डायरेक्शन किससे निकालोगे? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करा है। यहाँ पे HF में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, तो डाइपोल मोमेंट इस तरीके से आप दिखाते हो। क्लियर हुआ? अब HF के अगर हम बात करें, HF अगर हमने एक कंटेनर में HF लिक्विड HF को ले लिया, ठीक है, HF मैंने ले लिया, तो ऑब्वियसली बहुत सारे HF मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे HF मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से, है ना, बहुत सारे होंगे, एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। अब यहाँ पे इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस है उसे हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है इस तरीके से,
HF में, दूसरे HF मॉलिक्यूल में भी एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है इस तरीके से। ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, आपको नहीं लगता क्या ये इंट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल इंट्रैक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो ये परमानेंट डाइपोल और ये भी परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल और परमानेंट डाइपोल के आपके जब इंट्रैक्शंस होती है, यही इंट्रैक्शंस दो HF मॉलिक्यूल को जो होल्ड करके रख रही हैं, जो इंट्रैक्शंस दो HF मॉलिक्यूल को आपस में होल्ड करके रख रही है, इसे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस बोलते हैं। ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस तभी डेवलप होती है जब आपके मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है। तो आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस दो मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से होल्ड करके रखती है। ये आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, ऐसे इन्हीं के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होंगे, ठीक है। तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच में जो इंट्रैक्शंस, इसे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऑपोजिटली पोल्स जो है आपके इंट्रैक्ट करेंगे। HF में फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव था और दूसरे वाले HF में डेल्टा पॉजिटिव H पॉजिटिव के ऊपर था, तो ऑपोजिट पोल वाले इंट्रैक्ट करेंगे और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस यहाँ पे आपके निकल के आएंगे। ये आपकी पहली पोलर इंट्रैक्शन है। इसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस है, ठीक है। सो यहाँ पे आप उन मॉलिक्यूल्स को ले सकते हो जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे HBr की अगर मैं बात करूँ तो ब्रोमीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है। या फिर अगर आप लेना चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे HBr ले लो, चलो HBr आपने लिया, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट इस तरीके से होगा क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। यहाँ पे आपने कोई भी एटम ले लिया, सपोज करो जिनॉन ले लिया, ये तो एक नॉन पोलर स्पीसीज है, नॉन पोलर एटम है। तो Br माइनस की वजह से देखो, एक जिनॉन एटम में क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे होंगे। क्लियर है, 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में यहाँ पे घूम रहे होंगे, क्लियर है। बट Br माइनस जो यहाँ पे है वो क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से इंट्रैक्शन शो करेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इन डायरेक्शंस में पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इन डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो उससे क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरफ अलाइन कर लेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इस तरफ चले जाएंगे और न्यूक्लियस को यहाँ से Br के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन्स है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डाइपोल था, यहाँ पे ये परमानेंट डाइपोल था, फिलहाल ये नॉन पोलर था, बट इसकी प्रेजेंस में ये इंड्यूस हुआ है, ये डेवलप हुआ है, तो ये इंड्यूस डाइपोल है, ठीक है, इंड्यूस डाइपोल है। अब HBr और इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में जो इंट्रैक्शंस होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर हुआ, जैसा नाम वैसा ही काम, इसे क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। पहले अगर किसी स्पीसीज में डाइपोल मूवमेंट नहीं था, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, उसकी प्रेजेंस में डाइपोल मूवमेंट वहां पे डेवलप हो जाता है, उसे हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाएगा। डन, चले आगे, ठीक है। ओके, सो ये वाली बात है। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग नॉन जीरो, ये आपका मॉलिक्यूल था जिसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट था, बट आपने उसको एक डाइपोल मोमेंट वाले स्पीसीज के कॉन्टैक्ट में रख दिया, तो उसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, इसे हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शंस बोलते हैं। नाउ आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है Na पॉजिटिव, जैसे NaCl को आपने पानी में डाला तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस में वो डिसोसिएट हो जाता है, तो Na पॉजिटिव का आयन जो है ये आपका आयन है, ठीक है। और वाटर के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, वाटर के अंदर ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है ना, इस तरीके से होता है। तो Na पॉजिटिव वाटर में जाके स्टेबलाइज क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं, इनके अंदर ऑलरेडी क्या होंगी, इनके अंदर ऑलरेडी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होंगे, जैसे ये डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो एक आयन और एक डाइपोल के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती है इसे हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। आपको पता है NaCl सॉलिड स्टेट में है, कभी भी वो आयनिक फॉर्म में नहीं जाता। हम ये भी जानते हैं कि NaCl सॉलिड स्टेट में है और न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है। और जब भी आपका कोई न्यूट्रल फॉर्म से आयनिक स्टेट में जाता है तो वो
लेस स्टेबिलिटी लेके आता है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि न्यूट्रल वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू आयनिक चीज़ें। बट NaCl को जैसे ही आप पानी में डालते हैं वो डिसोसिएट कर जाता है Na पॉजिटिव और Cl माइनस में, तो एक न्यूट्रल स्टेट से आयनिक फॉर्म में वो जा रहा है। ये तो अनस्टेबल होना चाहिए, ये तो लेस स्टेबल या अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि वो एक न्यूट्रल फॉर्म से आयनिक स्टेट में जा रहा है। और जब न्यूट्रल से अनस्टेबल स्टेट में जा रहा है तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हमें पता है वो डिसोसिएट कर जाता है Na पॉजिटिव और Cl माइनस में, रिएक्शन होती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज Na पॉजिटिव और Cl माइनस में वो इसलिए कन्वर्ट होता है NaCl पानी में जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस होती है, और जब भी आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस होती है तो इस केस में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ये इंट्रैक्शंस की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। आयंस आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस को सराउंड कर लेते हैं और वहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलती है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये वाली बात है। ऐसे ही Cl माइनस आयन होगा, वो वाटर के H पॉजिटिव के साथ इंट्रैक्शन दिखाएगा, वो वाटर के H पॉजिटिव के साथ इंट्रैक्शन यहाँ पे दिखाने वाला है ना। इस तरीके से ये इंट्रैक्शंस यहाँ पे वो दिखाएगा। ठीक है, इसे ही क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस। आई होप इट्स वेरी क्लियर। इसका आयन है और इनके अंदर ये डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है। ठीक है, तो इसे डाइपोल बोलेंगे और इसे आयन बोलेंगे, और ये आपका आयन डाइपोल इंट्रैक्शन शो करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर है। इन्हीं इंट्रैक्शन की वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट आपकी एग्जिस्ट करती है। जिनमें इंट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिनमें मॉडरेट इंट्रैक्शन होती है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और जिनमें नहीं होती वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब एक और हमें बात करनी है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान से देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अगर आपका हाइड्रोजन किसी फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से जुड़ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो शो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। वो क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे HF की अगर हम बात करें, एक्चुअली में ना ये पोलर इंट्रैक्शन का ही कैटेगरी है, ये नॉन पोलर में चला गया है। नॉन पोलर में हम सिर्फ एक ही पढ़ते हैं, दैट इज डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, तो आप पोलर इंट्रैक्शन की ही कैटेगरी में लिखेंगे, क्या होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बट ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जिसमें हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन या ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो ही हम क्या बोलेंगे कि वो आपकी क्या दिखाएगा, वो आपकी इंट्रैक्शंस दिखाएगा। किस तरीके से दिखाएगा, ध्यान से देखेंगे। H है, HF में ले लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन किसकी, इसमें क्या आपकी कैपेबिलिटी, ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, किस तरीके से, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। ऐसे ही दूसरा HF मॉलिक्यूल होगा तो फ्लोरीन, और यहाँ पे आप H ले लो इस तरीके से। ठीक है, ये ले लेते हैं, तो फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। अब ये क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो ये वाला तो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड है आपका क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड इसे बोलते हैं ना, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसने इंट्रैक्शन दिखाई, दिस वाज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, बट सिंस स्पेसिफिकली हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व तो इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होती है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बोले जाते हैं। इसलिए HF भी आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है। ऐसे ही वाटर में भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर में देख लो आप, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। ऐसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये वाला ले लो, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो इंट्रैक्शन दिखाएगा, ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये जो दो बॉन्ड्स है वो तो कोवलेंट बॉन्ड है, बट दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो इंट्रैक्शंस देखने को मिल रही है, जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है इस तरीके से, ये जो एक परमानेंट इंट्रैक्शन है और एक आपकी ये वाली इंट्रैक्शन है, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से ये भी आपका लिक्विड स्टेट में होता है। जब आप इसे हीट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है, इंट्रैक्शंस खत्म होती है, तो वो स्टीम में चला जाता है। जब आप इसे कूल डाउन करते हैं तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो ये आपकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके की पोलर इंट्रैक्शंस होती है। ठीक है, दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको भी देख लेते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपके काम भी आएगी। अगर मैं बात करूं पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, पैरा पोजीशन ये है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरीके से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी अगर मैंने पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होंगी, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होंगी, ये अलग अलग दो स्पीसीज के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा अगर डायरेक्टली, तो ये आप क्या बोलोगे, इसे आप इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस बोलोगे, या इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। कि किसके बीच में, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर आपकी कोई बॉन्डिंग है तो इसे हम इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। एक बात समझने की कोशिश करो, इंट्रामॉलिक्यूल मतलब विद इन वन मॉलिक्यूल, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये आपका हाइड्रोजन है, तो अभी भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव लगा लो, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जो इंट्रैक्शन कर रहा है, ये विद इन वन स्पीसीज हो रहा है, विद इन वन मॉलिक्यूल हो रहा है। ये जो इंट्रैक्शन है विद इन वन कंपाउंड आप इसे बोल सकते हो। तो जब एक ही कंपाउंड के अंदर इस तरीके के इंट्रैक्शन देखने को मिले तो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। ये दो डिफरेंट, ये फर्स्ट स्पीसीज और ये सेकंड स्पीसीज को जो होल्ड करके रखा है, इसे हम इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और ये वाली इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कॉमनली आप देखोगे। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लेना। चलें आगे, अपना जो लास्ट इंट्रैक्शन है वो आपकी कौन सी इंट्रैक्शन है, दैट इज डिस्पर्जन फोर्स, या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन इसे बोलते हैं, या फिर लंडन फोर्सेस भी इसे बोलते हैं। देखो, जितने भी हमारे स्पीसीज जैसे HF हो गया, वाटर हो गया, ये सारे पोलर स्पीसीज थे, यहाँ पे पोलैरिटी एग्जिस्ट करती थी। तो ये तो समझ आता है कि पोलैरिटी एग्जिस्ट करने की वजह से पोलर इंट्रैक्शन है, पोलर इंट्रैक्शन की वजह से ये लिक्विड स्टेट में। बट अगर हम कुछ स्पीसीज की बात करें, जैसे CCl4 है, तो ये जो CCl4 है, यहाँ पे ऑब्वियसली बॉन्ड तो इसमें पोलर है, बट ओवरऑल इनका डाइपोल मोमेंट अगर आप देखो तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। जब डाइपोल मोमेंट 0 तो ये आपका नॉन पोलर स्पीसीज है, इनमें पोलैरिटी नहीं होती। ऐसे बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन के बीच में तो सेम एलिमेंट्स के बीच में तो पोलैरिटी हो ही नहीं सकती, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, तो हम यहाँ पे भी पोलैरिटी नहीं कंसिडर करते। तो बेंजीन भी नॉन पोलर स्पीसीज है और CCl4 भी नॉन पोलर स्पीसीज है। जब दोनों ही नॉन पोलर स्पीसीज है, जब एक CCl4 नॉन पोलर है और दूसरा भी नॉन पोलर है, तो जब पोलैरिटी है ही नहीं, जब नॉन पोलैरिटी है, तो इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव होगा तो ही तो इंट्रैक्शंस होंगी। बट यहाँ पे तो पोलैरिटी है ही नहीं, जब पोलैरिटी है ही नहीं तो किसी तरीके के इंट्रैक्शंस होने ही नहीं चाहिए। जब इंट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए तो मॉलिक्यूल्स जो है आपके स्पीसीज दूर दूर होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, तो वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। बेंजीन क्या है, लिक्विड स्टेट में, CCl4 भी क्या है, टेट्राक्लोरोकार्बन भी जो क्या है, एक लिक्विड स्टेट में। वो क्यों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो लिक्विड स्टेट में इन फोर्सेस की वजह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये आपका जैसे कि मैंने नाम बताया डाइपोल, ये आपका क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस भी इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, लंडन फोर्सेस भी इसे बोल सकते हैं, या डिस्पर्जन फोर्सेस भी इसे आप बोल सकते हो। सो ये बेसिकली होता क्यों है, सो देखो ऐसा होता है कि आपका एक एटम है, सपोज करो ये बिल्कुल नॉन पोलर है, बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं, बिल्कुल नॉन पोलर है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समटाइम्स क्या होता है,
ये इलेक्ट्रॉन्स ना अपना पाथ थोड़ा सा भटक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कई बार एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और आपका जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से आ जाता है, बट दिस इज फॉर मोमेंटरी पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए इस तरीके की स्टेट एग्जिस्ट करती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाएंगे और न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएगा, और इस मोमेंटरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, अपने आप ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरीके से होती है। ठीक है, वो वाली बात है। अगर मैं एक बात करूं, आपने कुछ फेंका, वो घूम रहा है, बट एक समय बाद जब उसकी स्पीड पे इफेक्ट होगा तो वो उसकी मोशन ट्रेजेक्ट्री पे भी इफेक्ट होगा, हो सकता है वो यहीं पे घूम रहा हो, है ना। तो वो वाली बात है, जब थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाता है तो मोमेंटरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाते हैं और आपके न्यूक्लियस एक तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव बहुत माइन्यूट से भी माइन्यूट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये आपका इस तरीके से आपकी चीज़ें डेवलप हो जाती है। जब इस तरीके से यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव और आपके इलेक्ट्रॉन्स एक तरह इकट्ठे हो गए और इधर चला गया तो मोमेंटरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये हो गया। जब ये हो गया तो दूसरे एटम में भी यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव इधर आएंगे, तो ये भी इंड्यूस है, ये भी इंड्यूस है, और ये जो इंट्रैक्शन है इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन है। ठीक है, ये अपने आप ही होता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, और ये बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, बहुत ही पुअर इंट्रैक्शंस हैं, या फिर इसे आप नॉन पोलर इंट्रैक्शंस ही कंसिडर कर सकते हैं, और इसी की वजह से आपके बेंजीन और CCl4 लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये वाली बात होगी। चले आगे, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, आपके जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस हैं वो सारी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे हमें बात करनी है, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी की बात करनी है। ठीक है, थर्मल एनर्जी के बाद हम फिर देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद अपने गैसियस लॉ के ऊपर चलेंगे। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली गैस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आइडियल गैसेस और रियल गैसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। आपके जो सिस्टम के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज पे मूव कर रहे हैं तो ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो बहुत ही कम थर्मल एनर्जी होती है। आपने देखा होगा, आपको बाहर से टेम्परेचर दे दो तो आप दौड़ के जाते हो, एटम्स को बाहर से टेम्परेचर दे दो, काफ़ी हाई मोशन हो जाता है तो दौड़ के जाते हैं। तो मोशन ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल अगर सिस्टम के अंदर है, उनसे डिसाइड करा जाता है कि उनकी थर्मल एनर्जी क्या है। ठीक है, it is directly proportional to, thermal energy is directly proportional to the temperature। obviously thermal में thermal word आ रहा है, thermal मतलब टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे बाहर सिस्टम को, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपने दिया तो उसके पार्टिकल्स जो अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उनके मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनकी थर्मल एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। बाहर से अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो और इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है आपके, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, and it is a measure of average kinetic energy of the particles of the matter and it is responsible for the movement of particles। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी जब टेम्परेचर दे रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ऑफ मोशन, मोशन चेंज होगा, मोशन चेंज होगा तो आपकी थर्मल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एक पार्टिकल के अंदर रैंडम मोशन होता है, एंट्रोपी होती है, थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में है, तो किस में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी? पार्टिकल्स ज़्यादा मोशन में यहाँ पे होंगे क्योंकि खुले हैं, इनमें इंट्रैक्शंस कम है, तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो आपका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और थर्मल एनर्जी हाई तब होती है जब आपके इंटर न्यूक्लियर इंट्रैक्शंस, हाई थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है कि आपके पार्टिकल्स फ्री टू मूव है। आप देखो ना, सॉलिड स्टेट में हो, आगे भी पार्टिकल है, पीछे से पार्टिकल है, आप घूमना ही नहीं चाहते, इधर भी पार्टिकल मिल जाएगा, इधर भी पार्टिकल मिल जाएगा, घूमना भी चाहते हो तो वो घूमने ही नहीं देंगे क्योंकि आगे पीछे सब भीड़ है। अगर गैसेस है तो बिल्कुल एरिया क्लीन है, इस साइड से भी क्लीन है, इस साइड से भी क्लीन है, दूर पड़े जाके कोई एक एटम मिलेगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपका एरिया क्लीन होगा तभी तो आप मोशन में होंगे। क्लियर है, समझ आ रही है बात? तो थर्मल एनर्जी हाई है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस पुअर होने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से देख लीजिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, इधर जाएंगे। ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस होंगे।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लगा लीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो थर्मल एनर्जी लेस होगी। थर्मल एनर्जी आपके पार्टिकल्स रैंडम मोशन में नहीं होंगे, थर्मल एनर्जी यहाँ पे लीस्ट होने वाली है। और थर्मल एनर्जी यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हाईएस्ट थर्मल एनर्जी होगी, हाई थर्मल एनर्जी। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये वाली बात है। चलिए अब फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बच्चे आंसर करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगी? सॉलिड, लिक्विड या गैसेस या फिर नन ऑफ दिस? आंसर इज सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होने वाले। डन। चले आगे, चलिए अब बात करते हैं आइडियल गैसेस की। ठीक है, अब हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तो था, वो ठीक है, बट हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है वो मोर स्पेसिफिकली गैसेस के ऊपर बात करता है। गैसेस दो तरीके की होती हैं, आइडियल गैस होती हैं, ठीक है, और दूसरा होती है आपकी रियल गैस। अपने को अभी आज की क्लास में किसके ऊपर डिस्कशन करना है? आइडियल गैस। एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, इसकी डेरिवेशन हमें देखनी है, इसके कुछ लॉज से, फिर हमने फाइनली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी डिराइव करा था। ऐसे ही रियल गैस की वैन डर वाल इक्वेशन होती है, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी। वो हमें नेक्स्ट क्लास में देखनी है, बट अभी हम गैसेस स्टेट के ऊपर बात करने वाले हैं और गैसेस में भी आइडियल गैसेस के ऊपर बात करेंगे और एक आइडियल गैस की इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे यूजिंग ऑल दी गैस लॉ। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है। तो हम इतना जानते हैं कि अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इनमें फिर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंट्रैक्शन पॉसिबल होती है, स्मॉल अमाउंट, बहुत कम इंट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल, बहुत दूर होते हैं, बट स्टिल हम थोड़ी सी इंट्रैक्शन यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, थोड़ी सी इंट्रैक्शन यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। बट जब हम बात करते हैं आइडियल गैस की, तो आइडियल का मतलब है कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आइडियल मैन ऐसा कोई भी नहीं होता, आइडियल वुमेन कोई भी नहीं होता आइडियल, कोई ना कोई खामियां सब में ज़रूर होती है। तो वही वाली बात है, आइडियल गैस मतलब जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, नॉन रियल आप बोल सकते हो, और ऐसा कोई भी स्पीसीज नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जहाँ पे कहीं ना कोई इंट्रैक्शन हो ही नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन ज़रूर होती है, गैसेस के अंदर भी होती है, बट आइडियल गैस हम एक वो सिचुएशन मान के चल रहे हैं जहाँ पे जो आपके गैसेस पार्टिकल्स हैं वो दूसरे से बिल्कुल अनरिएक्टेड फॉर्म में या फिर नॉन इंटरेक्टेड फॉर्म में रहेंगे। इन दोनों को आपस में कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हम जीरो इंट्रैक्शन कंसिडर करके चलते हैं, दो गैसेस के बीच में जीरो इंट्रैक्शन कंसिडर करते हैं। ये एक नॉन रियल सिचुएशन है, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ इंट्रैक्शंस होती है गैसेस में। बट जब हम वो सिचुएशन ले लेते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच में कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं है, इसका जो मूवमेंट है इसके मूवमेंट से इंडिपेंडेंट है, इनको दोनों में आपस में कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन हम आइडियल गैस मान लेते हैं। और आइडियल गैस के कुछ लॉज होते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-ल्यूसैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, जो 4 लॉज होते हैं हमें जो पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आइडियल गैस के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आइडियल गैस वो गैस होती है जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी लार्ज, दो एटम्स या गैसेस एटम्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि उनके अंदर नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके अंदर नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है। ठीक है, अगर मैं कहीं और बैठी हूँ और कोई और है जो बहुत ही दूर बैठा है, किसी दूसरी कंट्री में बैठा है और हमारी बातें नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर अट्रैक्शंस या इंट्रैक्शन जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? अगर कोई और है मेरे साथ, मेरे ही रूम में बैठा है, तो यहाँ पे हमारी बातें होंगी। तो हम वो सिनारियो कंसिडर कर रहे हैं कि आपका जो दूसरा पार्टिकल है वो दूर बैठा है, बहुत दूर बैठा है, इतना दूर बैठा है कि कोई भी आपकी अट्रैक्शन या इंट्रैक्शंस नहीं होंगी। ठीक है, सो आपके पास आइडियल गैस वो सिचुएशन है जब दो गैसेस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कितनी है? नन है, जीरो है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर। अब एक आपकी रियल गैस हमने ली, यहाँ पे इंट्रैक्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा पास दिखाना पड़ रहा था पार्टिकल्स को। अब इन पार्टिकल्स को और दूर दिखाना है क्योंकि आइडियल गैस है, जब और दूर दिखाओगे तो इसी कंटेनर के वॉल्यूम में हम क्या बोलेंगे कि आपके पार्टिकल्स हैं ही नहीं,
ऑलमोस्ट, अगर होंगे भी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करते हैं पूरे कंटेनर का। बहुत ही कम मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और बहुत ही कम या फिर नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे कंटेनर का। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, क्योंकि इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं है तो अपनी मर्जी से ये कहीं पे भी जा रहे हैं और कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में ये प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं, डिस्पाइट बीइंग नो इंट्रैक्शन ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। ये कंटेनर के वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, बट इनका जो कोलिजन होता है वो हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। अब इलास्टिक कोलिजन और नॉन इलास्टिक कोलिजन दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं नॉन इलास्टिक कोलिजन की, वो एक रियल कोलिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम में मैंने 10-15 लोगों को पैक करके डाल दिया, ठीक है, उनको आप पार्टिकल मान सकते हो, 10-15 पार्टिकल्स मतलब 10-15 लोग हैं, और उनको बोल दिया कि आंख बंद करके तुम्हें रैंडमली मूव करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो रैंडमली मूव करेंगे। कभी वो वॉल से टकराएंगे, कभी वो किसी और बंदे से टकराएंगे, कभी वो किसी और बंदे से टकराएंगे, कोलिजन्स होंगी, ठीक है। अब उनकी जो कोलिजन्स होंगी वो नॉन इलास्टिक कोलिजन्स होंगी, मतलब कुछ समय बाद ये टकराने के बाद उनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, है ना, वो थक जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, तो वो वाली बात है। जब मैं बात कर रही हूँ इलास्टिक कोलिजन की, तो जब भी कोलिजन होता है कुछ अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, दिस इज द रियल सिचुएशन। बट जब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन में ये जो कोलिजन होके यहाँ पे कोलिजन हुआ, जो भी एनर्जी का लॉस होना था वो एनर्जी लॉस नहीं होता। इलास्टिक मतलब जिस एनर्जी से टकराया था उसी एनर्जी से दूसरी डायरेक्शन में वो चला जाएगा, वो इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, वो एनर्जी लॉस नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होती, ठीक है, तो इतनी सी बात है। तो यहाँ पे आइडियल गैसेस में हम मानते हैं कि इनके बीच में कोई इंट्रैक्शंस होता नहीं, कोलिजन्स होती हैं बट वो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, उनकी एनर्जी लॉस नहीं होता। क्लियर हुआ? चलें आगे। अब एक गैस को डिफाइन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे ही गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए 4 वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, जिसे आप स्टेट वेरिएबल्स ऑफ गैस बोल सकते हो, ठीक है। गैस को डिफाइन करने के लिए 4 वेरिएबल्स आप पढ़ते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से यूनिट्स आपके कॉमनली यूज होते हैं उसे भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर, ठीक है। तो गैसेस का खुद का तो वॉल्यूम होता ही नहीं, वो शेप और वॉल्यूम उसका ले लेते हैं जिसमें उनको डाला होता है। तो हम वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर को ही क्या बोल देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस है, ठीक है। गैस जो है उस स्पेस को, इस वॉल्यूम को ले लेते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, या फिर कोई और स्पेस शेप में हमने डाला तो उसका वॉल्यूम होता है। क्लियर हुआ? अब वॉल्यूम की जो यूनिट्स हो सकती है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू ब्रेथ इंटू सेंटीमीटर, 3 डायमेंशन का होता है, 3D होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम क्यूबिकल कंटेनर लेते हैं या फिर आपका क्यूबॉइडल कंटेनर कोई भी लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या है? एक 3D है, 3D यूनिट्स है, लेंथ इंटू एरिया इंटू लेंथ आप वॉल्यूम बोलते हैं। एरिया आपका SI यूनिट में बात करें तो एरिया मीटर स्क्वायर में होता है और हाइट जो है वो मीटर में होती है, तो वॉल्यूम को यूनिट हम SI यूनिट में क्या बोल देते हैं? मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम की जो यूनिट्स हो सकती है, दैट कैन बी मीटर क्यूब, दैट कैन बी डेसीमीटर क्यूब, दैट कैन बी सेंटीमीटर क्यूब टू, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं या फिर 1000 डेसीमीटर क्यूब्स होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर होते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, ये हम जानते हैं। तो जब 1 मीटर में आपने 10 की पावर 3 मीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब रखोगे तो 1000 डेसीमीटर क्यूब होगा। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 1000 लीटर्स भी बोल सकते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब या 1000 लीटर्स होते हैं। इसी को आप बोल सकते हो कि भाई 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो सकते हैं, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब में अगर हम बात करें तो 1 डेसीमीटर में क्या होता है? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? इट इज़ 10 टू द पावर 3 या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब आप इसे बोल सकते हो। और 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 मिलीलीटर्स भी होते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके बोल सकते हो कि 1 मिलीलीटर
1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपकी मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। और यहाँ से यहाँ तक का जो कन्वर्जन हो रहा है वो 10 टू द पावर 3 के केस में हो रहा है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ आपको याद रखें, ये 3 यूनिट्स होते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक बड़ा सा टैंक है, ये जो टैंक है वो मीटर क्यूब है। फिर एक बॉटल आती है, ठीक है, एक बॉटल जो है वो 1 लीटर की है। 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, और इस बॉटल का जो ढक्कन है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो एक टैंक है, वाटर टैंक, मीटर क्यूब में। ठीक है, एक बॉटल आती है 1 लीटर की और उसका जो ढक्कन होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर होता है। ये 3 यूनिट्स आपकी कॉमनली मिलीलीटर, ये आपकी 3 यूनिट्स कॉमनली यूज होते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर की यूनिट्स की बात करें तो टेम्परेचर यूजुअली हम केल्विन में देखते हैं या फिर डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। जब केल्विन में देखते हैं तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं तो आपका स्मॉल टी से रिप्रेजेंट होता है, और एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें सिर्फ केल्विन और डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे आपका यूज़ होता है। अदरवाइज ये आपका 9/5 + 32 करके आपका केल्विन में भी निकल सकता है। ठीक है, बट द टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इट इज़ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस होता है, इसकी डेफिनेशन ये है। और हम केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस के स्केल पे ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर आपको बोलते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस है तो इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन होता है ना। अगर मैं बोल रही हूँ 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 को अगर आपको केल्विन में चेंज करना है तो किस तरीके से करोगे, 25 में 273 ऐड कर दीजिए, वो किसके इक्वल होगा, 298 केल्विन के इक्वल होगा। ठीक है, या तो 25 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 298 केल्विन बोल लो। समझ आ रही है बात? तो डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास है और आपको केल्विन में उसमें कन्वर्ट करना है तो 273.15 होता है, अप्रॉक्सीमेट करके 273 ही हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप है। अगर केल्विन दिया उसको डिग्री सेल्सियस में करना है तो -273 कर लो। ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करके आप केल्विन में निकाल सकते हैं। चलें आगे, चलें आगे, समझ आ रही है बात? इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ पे ना प्रेशर के बारे में करना है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है आपको पता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर की यूनिट्स होते हैं वो आप लिख लीजिए, 1 ATM होती है, एटमॉस्फेरिक यूनिट होती है। ठीक है, बार में हम देखते हैं आपका पास्कल में होता है, mmHg, और टॉर में यूनिट्स जो है वो देखी जाती है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट इज इक्वल्स टू 101,325 पास्कल। पास्कल बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिट होती है, बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट होती है। एक तो ये आपको बताना चाहिए, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख दो। सेम ही चीज़ें लिखी हैं, 5 डिजिट से आगे डॉट लगा दिया और 10 टू द 5 कर दिया, ये पास्कल, ये सेम ही है। अब 10 टू द पावर 5 पास्कल को आप क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 लिखना है तो लिख लेना, बट ये आपका एक बार बन जाएगा। तो बार और ATM में ये वाला आपको याद रखना है कन्वर्जन। और 10 टू द 1 बार इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल याद रखना है। ठीक है, एक ये वाली चीज याद रखनी है। डन। 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mmHg, इसे हम 760 टॉर भी बोल सकते हैं। तो एक ये वाला कन्वर्जन याद रखना है। तो ATM के रिस्पेक्ट में आपको सारी कन्वर्जन्स याद रखनी है। डन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कर लेना इसे। आगे चलते हैं, अब हम चल रहेंगे अपने गैस लॉ पे। जनरली सबसे पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूजैक्स लॉ और फिर एवोगाड्रोस लॉ करवाया जाता है। बट मैंने इसको किस तरीके से याद रखा है, जैसे हमने ABCD याद करी थी ना, उसी तरीके से याद करा हुआ है। सो वी हैव A, B, C
और डी तो बचा नहीं, इसको आप जी फिर कर लेना, ये अपने आप याद हो जाएगा। सो वी हैव एवोगाड्रोस लॉ, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड देन गेल-यूजैक्स लॉ। सबसे पहले वैसे बोयल्स लॉ करवाया जाता है, फिर चार्ल्स, फिर गेल-यूजैक्स लॉ और लास्ट में एवोगाड्रोस करवाया जाता है। बट हम ABCD करके याद रखेंगे, एवोगाड्रो, बोयल्स, चार्ल्स एंड गेल-यूजैक्स लॉ, ठीक है। अब ऑल्टरनेट, एक बार आपको ये याद हो गया, इसके नाम याद हो जाएंगे। अब ऑल्टरनेट फिर आपको यहाँ पे वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, फिर आपका वॉल्यूम आएगा, फिर यहाँ पे प्रेशर आएगा, तो ऑल्टरनेट चलेगा। ABCD करके आपने याद कर लिया, एवोगाड्रोस, बॉयल्स, चार्ल्स, गेल-यूजैक्स लॉ। फिर यहाँ पे पहले वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रेशर, फिर वॉल्यूम, फिर प्रेशर। क्लियर हुआ? एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बॉयल्स लॉ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड गेल-यूजैक्स लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिर्फ एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, बाकी सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं। इस तरीके से याद करेंगे, फिर से करवा देती हूँ, कुछ भी नहीं है, ये बच्चों को याद नहीं रहता, बट चीजें बहुत आसान है। ध्यान से देखो, मैंने जब गैस को डिफाइन करने के लिए बोला था स्टेज चाहिए होते हैं। सो वी हैव प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स टू डिफाइन अ स्टेट ऑफ अ गैस। क्लियर है? अब इनमें से कोई भी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप हम देखेंगे, बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं बोल रही हूं, आपने इसी तरीके से याद रखना है A, B, C और D, ठीक है। तो यहाँ पे A से क्या याद रखोगे, एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ याद रखोगे। फिर ये B फॉर बॉयल्स लॉ होता है, फिर C फॉर चार्ल्स लॉ होता है, और फिर D फॉर गेल-यूजैक्स लॉ याद करोगे। डन, एक बार ये हो गया। अब एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमें देखना है, यहाँ पे फिर प्रेशर का रिलेशनशिप, फिर वॉल्यूम और फिर प्रेशर का, VP करके याद कर लेना, VIP करके, ठीक है, VP, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, तो दो चीजें जो बची हुई है वो कांस्टेंट बन जाएंगी। तो इस केस में प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट आप रखोगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रोस लॉ। क्लियर? बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप रखा, तो दो चीजें जो बच गई वो कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट। क्लियर? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, इसका मतलब क्या है, मास कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब V और T के बीच में रिलेशनशिप, प्रेशर एंड N क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, गेल-यूजैक्स लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे अब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। इस तरीके से आपका चलता है। अब सारी चीजें आपको याद हो गई, चारों लॉज पता लग गए, तो सारी चीजें हो गई। एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि प्रेशर बढ़ेगा तो आप ऑब्वियसली देखो ना, एक कंटेनर है, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वो बॉयल्स लॉ है। यहाँ पे टेम्परेचर और N कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ में बात करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। गेल-यूजैक्स लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, और हम जानते हैं कि वॉल्यूम और N कांस्टेंट है। क्लियर है? चलें आगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ की जो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है, वो बोल रहा है कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, तो दो चीजें जो बच गई हैं, वो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एक गैस है जिसका आपने कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक बैलून की इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, एक बैलून आप फुलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा पिचका हुआ बैलून है, आप यहाँ पे एयर पार्टिकल्स, एयर डाल रहे हो, बाहर से हवाई तो डाल रहे हो, एयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर जब आप कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हो, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से कांस्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ऐसे ही आप इसके अंदर और गैसेस डालते जा रहे हो, एक बाहर से कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने एक पिस्टन है, यहाँ पे आपने ये मेंटेन करके रखा हुआ है, प्रेशर चेंज नहीं करोगे, जो है वो है, बट यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली ये एक्सपैंड करेगा, प्रेशर सेम रह के वॉल्यूम इंक्रीज रहता है। ऐसे टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, मेंटेन रहेगा, वो वाली बात है। क्लियर है?
ठीक है, चले आगे। चलिए, इसकी दूसरी स्टेटमेंट आप ये भी लिख सकते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम आपकी इक्वल होंगे तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ही वहाँ पे मेंटेन होंगे। दूसरी आपकी चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे, कांस्टेंट आएगा के एन। सो V इज इक्वल्स टू के एन, जहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए, मतलब अगर हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करा ना तो के की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। इसको आप आइडियल गैस से भी कंपेयर कर सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। जब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू N RT बाई P। अब देखो R तो गैस कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर ये प्रेशर, तो ये कांस्टेंटली है, तो ये K हो जाएगा। K की वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशन से, K की वैल्यू कंपेयर करोगे तो K क्या होगा, RT बाई P, ये आपकी K की वैल्यू होगी। अगर आपने टेम्परेचर चेंज करा तो K चेंज हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रेशर चेंज करा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए, अगर आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज कर दिया तो आपकी K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो K की वैल्यू इंक्रीज करेगी, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इस तरीके से भी आप कंपेयर करके चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये वाली बात होगी। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, जैसे कि मैंने बोला, आप वॉल्यूम आपने रिलेशनशिप देख लिया, यहाँ पे प्रेशर का रिलेशनशिप देखोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अब आपने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम V था, ऊपर से पिस्टन आपने रख दी, पिस्टन के ऊपर पत्थर रख दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जब प्रेशर इंक्रीज करा तो ये कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, पिस्टन नीचे आ जाएगा, है ना। जब आपने ये रख दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया। जब आपने प्रेशर इंक्रीज करा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, वही तो बोल रहा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, लेकिन क्या है, आपको क्या मेंटेन करके रखना है, गिवन मास। गिवन मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपने कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर मेंटेन करके रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V, ठीक है। अब जो K होगा वो नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब ना इसके बहुत सारे ग्राफ्स बनाते हैं। बॉयल्स लॉ में हम आइसोथर्म्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे आइसोथर्म्स को पढ़ते हैं, क्योंकि आइसोथर्म्स वो प्लॉट्स होते हैं जहाँ पे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्लॉट्स बना रहे हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्लॉट्स को बना रहे हो, वो आइसोथर्म्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम बहुत सारे आइसोथर्म्स बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस 1/V, या फिर प्रेशर वर्सेस V वाला प्लॉट बन जाता है, या फिर PV वर्सेस P वाला प्लॉट बन जाता है। वो सारे आइसोथर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेशर वर्सेस V वाला हम प्लॉट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो प्रेशर हमने देखा, प्रेशर इज इक्वल्स टू K बाय V, प्रेशर इज इक्वल्स टू K बाय 1/V करके आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप प्लॉट्स में देख सकते हो, ध्यान से देखो, इस गैस की बात करते हैं, गैस की, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम पे ये वाला प्रेशर है। जब वॉल्यूम आपने इंक्रीज करा तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इस वॉल्यूम पे, कम वॉल्यूम पे ज्यादा प्रेशर है, बट वॉल्यूम इंक्रीज करा तो प्रेशर डिक्रीज कर गया। समझ आ रही है बात। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे ये वाला जो प्लॉट आया वो 200 केल्विन पे आया, ये जो ग्रीन प्लॉट आया वो 400 केल्विन पे आया, ये वाला 600 केल्विन पे आया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये प्लॉट का आपका ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके पीछे का रीजन भी आपको मैं समझा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू K बाय V है,
ठीक है, ये वाला आपकी बात हो गई। अगर आप आइडियल गैस से इक्वेट करोगे PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एंड T कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा आपका कांस्टेंट हो जाएगा ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल्स टू nRT बाय V। इसी को हम इससे इक्वेट करें तो K बाय V बोल सकते हैं। K की वैल्यू क्या होगी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू nRT, क्योंकि बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट करके आपने प्लॉट करा था। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट, पर्टिकुलर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, आपकी स्लोप्स हैं ये इंक्रीज करती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर आ रहा है। तो आपका अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट भी रहता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बॉयल्स कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही प्लॉट ये वाला भी है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पूछ लेंगे कि ये वाला जो प्लॉट बनाया हुआ है ये आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाया हुआ है, दूसरा टेम्परेचर ये तीसरा टेम्परेचर पे बनाया हुआ है, और T1 T2 और T3 के बीच में रिलेशनशिप बता दो कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा। तो ये भी कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे एक बार, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर वर्सेस 1/V के बीच में प्लॉट बना हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों आएगी स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखो, प्रेशर इज इक्वल्स टू K इंटू 1/V करके लिख सकते हैं। ये मेरा y एक्सिस है, ये आपका स्लोप m है, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस पे हमने 1/V पुट करा हुआ है। C इंटरसेप्ट कितना है 0, तो हमने यहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है, बट ये डॉटेड आगे लगती है क्योंकि आप वॉल्यूम को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। जब वॉल्यूम को जीरो कर दोगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉटेड लगाया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो C तो है ही नहीं, तो हमने ये लगा दिया y एक्सिस पे प्रेशर और 1/V x एक्सिस पे। तो स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप कितना आएगा, m आएगा, ठीक है। अब m आएगा तो k की वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो तो अभी मैंने आपको बताया P इज इक्वल्स टू nRT बाय V, ये आपका K बाय V लिख सकते हैं बॉयल्स लॉ के लिए, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो K की वैल्यू क्या आएगी, K की वैल्यू क्या लोगे, nRT, ठीक है। अगर फिक्स नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे K की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और K एक्चुअली में क्या है, स्लोप है, स्लोप भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, ठीक है, स्लोप भी इंक्रीज करेगा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा फ्रॉम y एक्सिस, ये आपका tan थीटा एक स्लोप θ1, ये θ1, ये θ2 और ये θ3। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, सो K क्या है, tan थीटा, थीटा इंक्रीज करेगा तो K की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, यही वाली बात है ना। तो अब अगर आपसे बोले कि टेम्परेचर 3, टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 1 में से कौन ज्यादा है, तो देख लो स्लोप जिसका ज्यादा होगा, हाई स्लोप हाई टेम्परेचर, K की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आपसे कोई रिलेशनशिप पूछ ले तो T3 की वैल्यू T2 से बड़ी होगी फिर T1 की, ठीक है। ये आइसोथर्म्स है क्योंकि एक टेम्परेचर पे ये प्लॉट बनाया हुआ है। क्लियर हुआ, चले आगे। तो ये एक रिलेशनशिप पूछा जाता है। ऐसे PV वर्सेस P के बीच में भी बना सकते हो। हमें पता है PV P इज इक्वल्स टू K बाय V, P इज इक्वल्स टू K बाय V है। तो PV की वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। इसका प्लॉट हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा, आप किसी की रिस्पेक्ट में भी बना लो। PV का प्लॉट कांस्टेंट ही वैल्यू होगी। ये एक टेम्परेचर T1, ये T2 और ये T3 पे डिफरेंट टेम्परेचर्स में बनाया, बट ये वाला जो एक प्लॉट है इसे आइसोटर्म बोलेंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर T1, ये T2 और ये T3 पे बनाया। क्लियर है, ये वाली बात है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप पूछ लेंगे तो आपको पता है K जो है वो आपका nRT है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर K की वैल्यू आएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो K की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब इस केस में PV की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो ये आपका PV की वैल्यू हाईएस्ट है, तो ऑब्वियसली T3 की वैल्यू T2 से बड़ी होगी। ये वाला आपको ऐसे प्लॉट मिलेगा, ठीक है। ये कंपैरिजंस करने आते हैं, समझ आया। चलिए आगे। सो ये क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। आपसे ये पूछा है कि balloon is filled with a hydrogen gas at a room temperature, ठीक है, ठीक है। It will burst if the pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure gas occupies 2.27 liters. अगर आपको बोल रखा है प्रेशर 1, अगर हम 1 बार मान लेते हैं इस प्रेशर पे
वॉल्यूम ऑफ गैस जो ऑक्यूपाई उसने करा है बैलून में वो दैट इज 2.27 लीटर। फिर वो बोल रहा है कि प्रेशर 2 अगर 0.2 बार से ज़्यादा एक्सीड कर गया, ठीक है, जब प्रेशर आपने ज़्यादा एक्सीड कर दिया, ये सारी रिएक्शन किस पे हो रही है, रूम टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है। ज़्यादा एक्सीड अगर आपका कर गया, इससे ज़्यादा एक्सीड कर गया तो आपका वो फट जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक्सीड्स दिस it will burst if the pressure is this and this volume, up to what volume it can be expanded। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, फटने से जस्ट पहले वाला वॉल्यूम आपको बताना है। अगर प्रेशर इससे ज्यादा एक्सीड कर गया तो वो फट जाएगा, तो इस पे मैक्सिमम प्रेशर आप बोल सकते हो, तो यहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। सो हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम आपका क्या होने वाला है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप ये होने वाला है। तो एक स्टेट अगर मैं ले लूँ P1 और वॉल्यूम ले लूँ V1, वो भी एक कांस्टेंट आएगी। स्टेट 2 की बात करूँ तो प्रेशर 2 हो गया, वॉल्यूम 2 हो गया, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना, ये वाली बात है। अब आज आपको वैल्यूज पुट करनी है। P1 कितना है 1 बार, वॉल्यूम कितना है 2.27 वॉल्यूम है, प्रेशर 2 कितना है 0.2 बार, और वॉल्यूम 2 आपको निकालना है मैक्सिमम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर 11.35 करके आएगा। 11.35 लीटर आपका वॉल्यूम आएगा। इसके बियॉन्ड अगर वो गया तो फट जाएगा। मैक्सिमम एक्सपेंशन कितने तक आएगी, इसको सॉल्व कर लेना। V2 के लिए, V2 की वैल्यू क्या आएगी 11.35 आएगी। 2 का 10 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल हटा के 22.7 डिवाइडेड बाई 2 इज 11.35, ठीक है। तो इतना लीटर्स आपका मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, ठीक है। चार्ल्स लॉ के लिए आप प्रेशर हमने बॉयल्स लॉ में यूज कर लिया, वॉल्यूम यूज करेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो एट अ गिवन मास लिख के स्टेटमेंट आएगी, एंड अ कांस्टेंट प्रेशर इज द वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर दोगे तो मोशंस की रैंडम मोशंस इंक्रीज करेंगे गैसेस पार्टिकल्स के, तो वॉल्यूम वो ज्यादा एक्सपैंड करके या ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट दिस शुड बी इन केल्विन। केल्विन में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी T, और ये आपका केल्विन में। जब आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट कर रहे हो तो यहाँ पे जो K वैल्यू होगी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स की होगा, तो यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके चलते हैं। जब कोई प्लॉट प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके बनाते हैं तो उसे हम आइसोबार्स बोलते हैं। तो चार्ल्स लॉ में आपको जो जितने भी प्लॉट्स मिलेंगे वो आइसोबार्स होंगे। वो क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट प्लॉट बनाते हो तो y = mx ये फॉलो करता है, और इस तरीके से आपको प्लॉट मिलता है। इसका जो स्लोप होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, k वैल्यू होगी। बट अगर आप PV = nRT से कंपेयर करके k वैल्यू निकालोगे, PV = nRT, है ना, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू NR/P इंटू T करके आप लिख सकते हो। ये क्या हो गया, पूरा K हो गया, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू KT, ठीक है। जब आप कंपेयर कर रहे हो K = NR/P, तो आप इससे बोल सकते हो कि भाई प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपका जो स्लोप K है वो डिक्रीज करेगा। तो ये वाली चीज़ें भी पूछी जा सकती है। तो इस प्लॉट में अगर आपको बोल दिया जाए कि ये वाला जो प्रेशर है वो P1 पे हुआ है, ये P2 पे बना है, ये P3 पे बना है, हर एक प्लॉट आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पे मिले हैं, बट एक प्रेशर मेंटेन करके मिला हुआ है, तो ऐसे आइसोबार्स बोलते हैं। अब आपको P1, P2 और P3 के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हैं तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हम जानते हैं इसका K छोटा है, फिर इसका K बड़ा है, फिर इसका K और बड़ा है। तो लार्जेस्ट K tan थीटा, लार्ज स्लोप मतलब K वैल्यू उसकी ज्यादा होगी तो लेस प्रेशर होगा। तो यहाँ पे इस केस में P1 की वैल्यू P2 से छोटी होगी और फिर P3 की बड़ी होगी। स्मॉल स्लोप तो प्रेशर ज़्यादा, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि स्लोप कम है। ये वाले प्लॉट्स आपसे पूछे जाते हैं। चलें आगे, ठीक है, ये इजी होते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहीं पे मुझे एक कंसेप्ट बताना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन का कंसेप्ट मुझे आपको बताना है, ठीक है। 0 केल्विन इज द लीस्ट टेम्परेचर
we say. And this 0 Kelvin is equals to minus of 273 degrees Celsius. Minus of 273 डिग्री सेल्सियस. इसके बियॉन्ड कोई टेम्परेचर नहीं होता. हाईएस्ट तो आप कितना भी ले जाओ, बट माइनस 273 डिग्री सेल्सियस से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता. क्योंकि बिकॉज इससे नीचे क्यों नहीं होता? बिकॉज इफ टेम्परेचर गोज बियॉन्ड, if temperature goes beyond minus 273 degrees Celsius, then volume becomes negative, which is not possible. ठीक है, कहने का मतलब ये, ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है. 0 केल्विन को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं. जब मैंने बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये मैंने केल्विन में लिया था. व्हाट इफ मैं अगर डिग्री सेल्सियस में ले लूं, तो मुझे यहाँ पे इसको केल्विन में चेंज करना ही पड़ेगा. डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चेंज करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन कांस्टेंट के हटा के आ जाता है, या फिर लिख लो, इसी को लिख लो. बट ये आप क्या लिखते हो? प्लस 273 करके फिर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो. अब जो भी आपने ये वाला प्लॉट बनाया था V और टेम्परेचर को लेके, ये आपका केल्विन में था तो जाके आपका ये वाला प्लॉट बना था. बट अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आप क्या प्लॉट बनाएंगे? यहाँ पे ये केल्विन है, ठीक है. वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम कांस्टेंट को C ले लेते हैं, चलो इस केस में, ठीक है. ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 केल्विन में आपका ये टेम्परेचर रहेगा. सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को बोल सकते हैं वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है, ठीक है, T इन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 273 C, ठीक है. तो यहाँ पे आपने ये चीज ली, C क्या है? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब दिस इज Y, दिस इज mx प्लस C. यहाँ पे आपका ये जो प्लॉट आएगा, टेम्परेचर अगर आपने डिग्री सेल्सियस में लिया है, ध्यान से देखो, तो इसका एक इंटरसेप्ट आएगा विच इज 273. ये आपका इंटरसेप्ट आएगा, फिर आपका प्लॉट ही सीधा जाएगा, क्योंकि अभी y इज इक्वल टू mx प्लस C फॉलो कर रहा है, तो ये आपको ये लेना है. यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आपका ये टेम्परेचर चलेगा, ये आपका वॉल्यूम है. जब आप इसको पीछे एक्स्ट्रापोलेट करोगे, जब आपका माइनस 273 आएगा डिग्री सेल्सियस में, तो माइनस 273 C प्लस 273 C, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0. इस इक्वेशन को 1 बोल रही हूँ, ध्यान से देखो. इन इक्वेशन 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू T इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है. ये कांस्टेंट आप कुछ भी ले लो यार, C ले लो या K ले लो, कोई भी ले लो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है. इनटू स्मॉल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्लस 273 इंटू के, आपका ये ठीक है. अब आपका टेम्परेचर जो केल्विन डिग्री सेल्सियस में, अगर वो माइनस 273 बना, तब आप माइनस 273 के लिए प्लस 273 के पुट करोगे, वॉल्यूम कितना आएगा? 0. वॉल्यूम कितना आएगा? 0, है ना. वॉल्यूम कितना आएगा? 0. तो जब आप प्लॉट करोगे तो एक टेम्परेचर पे माइनस 273 यहाँ पे आ जाएगा. ये T इन डिग्री सेल्सियस आप प्लॉट कर रहे हो, ये आप 273 आपका स्लोप है, ये वॉल्यूम है. जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो वॉल्यूम कितना आ गया? यहाँ पे 0 आ गया. अब इसके बियॉन्ड जाओगे तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. माइनस 273 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता. माइनस 273 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही क्या है? 0 केल्विन, क्योंकि आपको याद है T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करके हम टेम्परेचर इन केल्विन निकालते थे. जब आप इसमें माइनस 273 पुट करेंगे, प्लस उसको केल्विन में चेंज करने के लिए प्लस 273 करोगे, तो वो 0 केल्विन ही होगा, ठीक है. तो इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता. चले आगे, छोटी सी बात थी, आप देख लेना. चले आगे, चलिए. इसके बाद लास्ट लॉ है गे-ल्यूसाक्स लॉ. गे-ल्यूसाक्स लॉ कहता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा. इस केस में वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है. तो प्रेशर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेम्परेचर इन केल्विन, सो प्रेशर इज इक्वल टू K इंटू टेम्परेचर इन केल्विन, जहाँ पे K क्या है? आपका कांस्टेंट है और ये आपकी यूनिट केल्विन है. क्लियर है? क्लियर हो गया? ये आपका गे-ल्यूसाक्स लॉ हो गया. चलें आगे. ये आपका प्लॉट है. K जो है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा. अब
हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू nRT बाय V। अब वॉल्यूम आपने कांस्टेंट लिया तो K की वैल्यू आप क्या बोलोगे, इट इज इक्वल्स टू NR बाय V। कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इम्प्लाइज K विल डिक्रीज। तो आपके अगर ये वाले प्लॉट्स बना रखे हैं तो हम जानते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। अब आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो K पे डिपेंडेंट है। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आप प्लॉट्स बनाते हैं उसे हम आइसोकोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोकोर्स। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तो ये V3 वॉल्यूम ले लेते हैं, ये V2 ले लेते हैं और ये V1 बोल लेते हैं, और आपको स्लोप के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो इसका स्लोप ज्यादा होगा अगर ये ज्यादा है, K3 ज्यादा है K2 से, फिर K1 है ना। ये K3 स्लोप ले ले, ये K2 ले ले और ये K1 स्लोप ले ले, ये वाली बात हो गई। तो वॉल्यूम 3 विल बी लेस देन वॉल्यूम 2 विल बी लेस देन वॉल्यूम 1। ठीक है, सो ये आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। एक ग्लास है, ठीक है, सील्ड विद गैस एट प्रेशर ऑफ, प्रेशर 1 कितना है, 0.8 atm का प्रेशर है, एंड टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। मेक श्योर टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। दिस विल बी इक्वल्स टू 273 ऐड करोगे 300 केल्विन आएगा। अ गैस कंटेनर सस्टेन्स द प्रेशर ऑफ 2 atm। प्रेशर 2 कितना है, 2 atm। कैलकुलेट द टेम्परेचर, T2 के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है। PV इज इक्वल्स टू, या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। प्रेशर 1 बाय टेम्परेचर 1 एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी एक स्टेट 1 की। ऐसे ही हम प्रेशर 2 बाय टेम्परेचर 2 को कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, P1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय T2, ये करके आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रेशर 1 को कितना लिखोगे, 0.8, टेम्परेचर 1 को कितना लिखोगे, 300, प्रेशर 2 को कितना लिखोगे, 2, टेम्परेचर 2 को लिखोगे T2। T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। दिस इज 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 8, 0.8 का 10 ऊपर भेज देती हूँ इस तरीके से। जब आप इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 1800 केल्विन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, टेम्परेचर की वैल्यू चेक कर लेना। चले, तो यहाँ पे आपका सारा चीज़ें खत्म हो गई। अब आइडियल गैस इक्वेशन किस तरीके से आपकी बनी हुई थी, जब चारों लॉस को कंबाइन करा था, कि कॉम्बिनेशन से आपकी आइडियल गैस इक्वेशन बन के आई थी। ठीक है, चारों लॉस कौन कौन से, आपका ABCD, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और ये D फॉर गेल-यूजैक्स लॉ। ठीक है, इन चारों लॉस को कंबाइन करा था। इसने बोला था वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज इक्वल्स टू KT, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT, प्रेशर इंटू V इज इक्वल्स टू K, और वॉल्यूम इक्वल्स टू KN, है ना। इस तरीके से करा था। K डैश कुछ भी ले लो, ये तो कांस्टेंट्स आपके ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो देखो प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है। जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर को इस साइड लिख लीजिए, प्रेशर और वॉल्यूम को एक साइड लिख लीजिए, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स N इस साइड लिख लीजिए, और एक बड़ा कांस्टेंट K डैश आएगा। जब आप हटाते हो तो आप क्या बोल सकते हो, देखो यही है, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसको इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसके थ्रू भी आ रहा है, वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसके थ्रू भी आ रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये आ रहा है, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी आप कर सकते हो। इन चारों लॉस को कंबाइन करके करा। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाई तो एक हमें वैल्यू मिली, इसको हमने बोला गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम ढंग से लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाता है, PV इज इक्वल्स टू NRT, जहाँ पे N क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी, R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, एंड टेम्परेचर एट विच द गैस इज प्रेजेंट, एंड R क्या होगा, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट।
और इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो वो गैस कांस्टेंट, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। वैल्यूज जो लर्न करनी गैस कांस्टेंट की विद यूनिट्स लर्न करनी, आर की वैल्यू एक तो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, याद रखना। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.0821, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। एंड दिस इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये चारों यूनिट्स के साथ आपको याद होनी चाहिए। आर की यूनिट पे कंफ्यूजन है तो एक बार देखो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, प्रेशर की यूनिट इनटू वॉल्यूम की यूनिट। आर को क्या लिख सकते हो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप मोल यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए आप केल्विन यूज करोगे, तो जो भी आपका प्रेशर आएगा वॉल्यूम आएगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम समटाइम्स इज इक्वल्स टू वर्क, वर्क की इक्वल होता है तो उसके जूल्स बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय पर मोल पर केल्विन। प्रेशर अगर आपका बार में है और वॉल्यूम लीटर में तो लीटर बार पर केल्विन पर मोल। प्रेशर एटीएम पे, वॉल्यूम लीटर में, तो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल आता है। और आपकी यूनिट्स अगर एनर्जी की कैलोरी में होगी तो कैलोरी पर केल्विन पर मोल करके आप आर की वैल्यू लिख सकते हो। ये चारों आपको वैल्यू स्टेप पे याद होनी चाहिए, 2-3 बार लिख के देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये गैस कांस्टेंट हमने कर लिया, आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशंस कर ली, गैस लॉ कर लिया। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने मैटर समझाए, मैटर क्यों होते हैं, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस की वजह से होते हैं, पोलर इंट्रैक्शंस और डाइपोल इंट्रैक्शंस वगैरह हमने सारी चीज़ें समझे, नॉन पोलर इंट्रैक्शन समझाए। और हमने क्या समझा है, गैसेस लॉ देखें, 4 गैसेस लॉ होते हैं, उसे आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करें, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैस कांस्टेंट की यूनिट्स को आपको वैल्यूज को याद रखना है, ठीक है, यूनिवर्सल होती हैं, हर जगह अप्लाई करी जाती है, क्लियर है। अभी हमारी कुछ रियल गैसेस की डेरिवेशंस बची हुई है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बची हुई है, बहुत कुछ बचा हुआ है जिसे हम आपका पार्ट 2 में करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहना, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी दिक्कत को ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में। आई विल ऑलवेज बी आंसरिंग योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, इन पार्ट 2। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।